आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड पीसीएस, देखिए 2024 का जो आपका एग्ज़ाम था उसका लास्ट फेज दैट इज़ इंटरव्यू, वो आपके पेंडिंग है और हो सकता है कि वो मार्च तक फाइनल कंप्लीट हो जाए। अभी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके जस्ट बाद डेट आ जाएगी और इंटरव्यू आपके हैं। अकॉर्डिंगली आप सब ने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी। लेकिन थोड़ा सा जो इशू रहता है वो कि कहीं एक तो फोमो रहता है, ओबियसली फियर ऑफ मिसिंग आउट की कहीं ये इन्फॉर्मेशन ना छूट जाए, कुछ ये चीज़ ऐसी तो नहीं है जो हम प्रिपेयर नहीं कर पाए। तो उस सब की मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। और एक है फोफो। फोफो मतलब फियर ऑफ फाइंडिंग आउट। मीन्स आपके अंदर अगर कुछ कहीं पे लैग करते हो, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका भी फियर रहता है कि आप उससे बचने की कोशिश करते हो कि कहीं वो पकड़ में ना जाए। तो उस सब को भी ऐसे नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि यार इंटरव्यू या फिर मॉक्स देने चाहिए या फिर थोड़ा बहुत डर लगता है, तो एक या दो एटलीस्ट दे देना, ठीक है। और कहाँ से देना, तो आप किसी भी कोचिंग से, वैसे उत्तराखंड में काफ़ी और भी इंस्टीट्यूट होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आपको जो एक हाईली रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे दृष्टि है या किसी बड़े इंस्टीट्यूट की आप देना, क्योंकि वहाँ से जब आप इंटरव्यू या फिर मॉक्स दे के निकलते हो तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आपको ज़्यादा रहता है कि यार जो नेशनल लेवल पे या फिर एटलीस्ट आप उनकी क्लिप सुनते भी रहते हो, अगर उनको इंटरव्यू आप दे के आते हो तो एटलीस्ट आप रियल इंटरव्यू से उतना डर नहीं लगेगा। बाकी आप इधर उधर जो भी लोग, देखिए फाइनल में क्या होता है ना, इस टाइम पे अब ज़्यादा चांस है सबके सेलेक्ट होने के, तो सब लोग फ्री अपना स्टार्ट करते हैं कि ठीक है हम फ्री में आपको मॉक्स कराएंगे, उससे आपका नाम रजिस्टर कर लेंगे और फिर हम क्लेम करेंगे कि इस तरह से हमारे बच्चे थे, ये सिलेक्शन हुआ, वो हुआ। तो वो तो उनका गेम है, आप उसमें मत फंसना। सिंपल इंटरव्यू कहीं भी यहाँ पे मत करना तैयारी, बाहर तैयारी यहाँ पे करो, लेकिन जाके आपको मॉक्स देने हैं कहाँ, दिल्ली में जाके देना, दृष्टि में, या फिर उसी के कोई पैरेलल उतना ऐसा इंस्टीट्यूट हो वहाँ देना। ऑल्दो जो यूपीएससी वाली फैकल्टी है या फिर जो यूपीएससी वाले टीचर है वो शायद आपके मॉक्स नहीं लेते वहाँ भी, लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ तो कॉन्फिडेंस रहेगा और थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी भी रहेगी। बस वही चेक करना है, ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन आप चेक कराते रहोगे। यहाँ पे आप किसी को भी दोगे देहरादून या फिर किसी भी और सिटी में, तो आपको अननेसेसरी ग्रिल करने की कोशिश करेंगे, ग्रिल करेंगे, आप अंडर कॉन्फिडेंस आ जाओगे और उसके बाद आप रियल इंटरव्यू में थोड़ा फेस करते हुए भी डरोगे और बहुत सारे चीज़ें आप ऐसी चेज करने लगोगे जो उसमें पूछी ही नहीं जानी है। तो उतना भी ऐसा नहीं लेना है बहुत भारी है, 20 18 20 25 मिनट का इंटरव्यू है, उसमें कितना ही कुछ आप तैयार कर लोगे। तो बेसिक बेसिक जो आपको तैयार होना चाहिए, मैं उस पर थोड़ी सी आपसे बात करता हूँ। चलिए, पहले सबसे पहले यूपी पीसीएस और यूके पीसीएस का लगभग सेम सही है, सिलेबस भी सारी चीज़ें सेम है, बस उसमें यूपी स्पेशल है, यहाँ पे उत्तराखंड स्पेशल है। और जो मॉक्स का लेवल है, मॉक्स सॉरी जो इंटरव्यू है वो भी लगभग उसी लाइन पे चलता है कि यूपी पीसीएस में क्या होता है। मैं आपको यूपी पीसीएस के एक्सपीरियंस से बताता हूँ। आप सरस्वती भवन या फिर जहाँ आपका इंटरव्यू है आप वहाँ पहुँचते हो, आपको बाहर बैठा दिया जाता है, अलग अलग रोज में बैठाते हैं और फिर आपको एक टोकन लाके देते हैं, ठीक है, कि आपका नाम, सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाने के बाद अब आपका नाम नहीं है, ये टोकन है, इस पे नंबर लिखा है सपोज 207, तो अब आपका नाम या जो भी रिकॉग्निशन है वो इससे होगी, आपके नाम से, आपके इन सब चीज़ों से नहीं। और एक जो कन्वेंशन चली आ रही है कि एटलीस्ट आपको जो बच्चा है जो इंटरव्यू देने आया है तो उसका नाम, रिलीजन, रीजन, वो सब नहीं पूछना है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या इंट्रोडक्शन तैयार करना है? आप ही बताइए, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, क्या इसको तैयार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली यस करना चाहिए। ऑल्दो आपसे नहीं पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी आधा परसेंट अगर किसी ने आपसे कुछ भी पूछ लिया तो फिर आप क्या करोगे? तो आप अपना नाम, उसकी मीनिंग, उन सब चीज़ों पे हम लास्ट में आएंगे। फिलहाल अब आपसे इंटरव्यू में
ये तो पूछा नहीं जा रहा है कि आपका नाम क्या है, आप इंट्रोड्यूस कीजिए, तो आप इंट्रोड्यूस करते हो, उसी से वो सवाल बना लेते हैं। इंटरव्यूअर के पास भी इतने सारे ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि वो आपसे रैंडम कुछ भी पूछता रहेगा। जो आप बताते हो लगभग 80% उसी से क्वेश्चन ड्राइव होके कुछ उनके मन में, जैसे कुछ इंटरनेशनल इवेंट है, नेशनल लेवल पे कुछ चल रहा है, उत्तराखंड में कुछ है, तब पूछ सकते हैं। अदरवाइज ज्यादातर तो आपसे ही जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके बेस पे ही आपसे पूछा जाएगा। और ये आप जब रियल इंटरव्यू देके आओगे उसके बाद बताना। अभी अब यहाँ पे मॉक्स पे फिर कंपैरिजन मत करना। यहाँ के मॉक्स ऐसा ही होता है कि आपके रियल पीवाईक्यूज वर्सेस जो मॉक टेस्ट में आप क्वेश्चन लगाते हो, उनका जो डिफरेंस होता है ना, वो एक्चुअल में यहाँ भी रिफ्लेक्ट करता है। तो अब आपको फिर क्या प्रिपेयर करना है? देखिए, आपसे अब इंटरव्यू में आपका इंट्रोडक्शन तो पूछा नहीं गया, तो आपसे जनरली क्या पूछेंगे कि आप अभी क्या करते हैं, ठीक, कहाँ से आ रहे हो, या फिर क्या, किस क्षेत्र से आ रहे हो। क्षेत्र भी उसमें मना करते हैं पूछने के लिए, तो जनरली आपसे पूछेंगे कि अभी आप क्या करते हो। तो आपके पास अलग अलग चॉइसेस हैं। कुछ बच्चे हैं जो प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, बहुत साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 5-6 साल हो गए कंटिन्यू प्रिपरेशन चल रही है, तो वो भी अपने आप को बताएंगे। दूसरे वो हैं जो किसी सर्विस में हैं, ठीक, किसी भी सर्विस में है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, या कुछ भी, कुछ अपना काम भी करते होंगे। इसको आप अपने हिसाब से एक्सटेंड करते जाइए। कुछ फीमेल हैं जो हाउस होल्ड होंगे, ठीक है, किसी का कुछ प्रोफेशन है, कोई टीचर है, कुछ भी है, कुछ नहीं भी है। तो आपके जो क्वेश्चन हैं यहां से स्टार्ट होते हैं। आपको इस पे अच्छी कमांड रखनी है। कैसे? सपोज आप प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत टाइम से, तो अभी आपके पास जॉब नहीं है, तो समझो इस पे तो क्वेश्चन आना ही है कि आप इतने टाइम से क्या कर रहे हो, ठीक है, जॉब क्यों नहीं की, इतना गैप क्यों है, क्या आपको नहीं लगता जो आपका यंग एज थी या फिर जो यूथ था वो खराब हो गया, ठीक। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे, जैसा अभी आज ही उत्तराखंड के किसी कैबिनेट मिनिस्टर के हस्बैंड ने बोला है कि आप अपनी ऐसे जवानी बर्बाद मत करो, ऐसा कुछ करके उन्होंने बोला है। तो वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा उतना वाहियात सा, लेकिन आपको इस डिफरेंस को लॉजिकली और कन्विंसिंग वे में तैयार करना है, ठीक है। आपको आंसर नहीं है या फिर आपको लगता है कि इसमें और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस पे कंटेंट भी बाद में। लेकिन एटलीस्ट जो आप नोटबुक बनाओगे अभी, तो उसमें आपको क्या क्या लिखना है कि एक पेज पे ये सारी चीज़ें मुझे प्रिपेयर करनी है, ठीक। सर्विस में हो, कोई टीचर है, ठीक, कोई और कुछ भी है, तो आप टीचर से ही, ऐसा नहीं कि आपका एक प्रोफेशन आपने बता दिया टीचर, तो आपका एक तरह से पॉजिटिव इमेज बन गई, पॉजिटिव इमेज नहीं बनेगी। अब इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप बताइए टीचिंग में कि आप किस चीज़ की टीचिंग करते हो। एक तो कोर सब्जेक्ट हुआ आपका कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, जो भी आप पढ़ाते हो उसके बेसिक क्वेश्चन ध्यान रखना। दूसरी चीज़, आप अगर टीचर है तो जो एजुकेशन सेक्टर है वो अभी हमारे किस ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहा है। तो कोठारी कमीशन से लेके अब तक जितनी भी रिकमेंडेशन आई हैं, मींस मोटी मोटी चीज़ें, कि कम से कम आपको 2-3 कमेटी की अलग अलग रिकमेंडेशन पता होनी चाहिए। फ्रॉम कोठारी कमीशन टिल नाउ जो भी रिकमेंडेशन है, और 2047 विकसित भारत तक आप एजुकेशन में क्या रिफॉर्म है जो सजेस्ट करना चाहोगे। ये ऐसा नहीं कि आप कमीशन की रिपोर्ट ही बोलते जाओगे, आपको पता होना चाहिए कि पहले कोठारी कमीशन है, उसके बाद एक एजुकेशन पॉलिसी, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें क्या प्रावधान है, अभी जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कैसे हो रहा है एजुकेशन में, और आगे हमारा क्या विज़न है। इन सब के बाद ये तो हुआ आपका इंफॉर्मेशन वाला पार्ट, आपकी अपनी राय, कुछ ऐसी 5-6 पॉइंट बेसिक बेसिक जो आपसे पूछे कि आप अपना बताइए, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा ग्रिल कर सकते हैं कि आप अपना बताइए, ये तो ठीक है, ये कोठारी का है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है, ये इन सब के पॉइंट्स हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है। तो आपको अपने पॉइंट भी तैयार रखने हैं, थोड़े से पॉइंट, ठीक। और जब ये पॉइंट तैयार करोगे तो इस पे फिर काउंटर क्वेश्चन कि अच्छा, ये नहीं,
अगर इससे ये चैलेंज हुआ तो फिर क्या करोगे? तो एटलीस्ट वन डिफेंस अपना तैयार रखना। वन मतलब आपने बोला किसी चीज़ के लिए कि ई टेक्नोलॉजी की मदद से हमें जो गांव है वहाँ तक एजुकेशन का और ज़्यादा एक्सेस बढ़ाना चाहिए, और अच्छे टीचर जो जनरली गांव में नहीं जाना चाहते, पढ़ाना नहीं चाहते, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पे कुछ बोर्ड्स ऐसे लगा के एक ऐसा मैनेजमेंट तैयार किया जाए कि बच्चे अच्छी फैकल्टी से गांव में बैठ के भी पढ़ सके और फैकल्टी को भी कहीं ऐसा मूव नहीं करना पड़े। तो इस पे काउंटर क्वेश्चन भी रहेगा, तो आप उसको भी तैयार रखना। बस एक दो लेवल तक, इतना भी नहीं ग्रिल करना, छोटी छोटी चीजें हैं। आपकी जो भी प्रोफेशन है, मेन चीज वो है कि आपको उसको प्रिपेयर करना है। ठीक, इतना हुआ। आप हाउस होल्ड हैं, आप कहीं और पे वर्किंग है, कुछ और करते हो, अपना बिजनेस है, सपोज आपका कोई बिजनेस है, आप कोई शॉप, या फिर आपके फादर कोई शॉप चलाते हैं, आप अभी उसी को रन कर रहे हो, तो उसमें भी क्या क्या चैलेंजेस हैं। सपोज टेक्सटाइल का है किसी का, तो टेक्सटाइल में क्या है, कोई फार्मर है तो फार्मिंग में ये जो चीज़ें आ रही हैं, तो आपको इस तरीके से उसको तैयार करके चलना है। ठीक, एक चीज़ ये हुई। अभी बस इतना, अभी ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज़ है उसको अभी देखेंगे हम, आपने इतना प्रिपेयर किया। ठीक, अब इसके बाद हो सकता है आपसे सीधा ये ना पूछे आपकी हॉबीज, आप क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है। तो आपसे अगर हॉबीज के बारे में पूछ लेते हैं, तो हॉबीज अब ये सबकी अलग अलग है, लेकिन इसको आपने थोड़ा सा कनेक्ट करके याद करना है। सपोज मुझे क्रिकेट देखना पसंद है, तो पहली चीज कि क्रिकेट की इंफॉर्मेशन तो मुझे पता ही होनी चाहिए। भाई पिच कितने, क्या साइज है उसका, 22 गज की होती है, उसमें जो डकवर्थ लुइस एक नियम है वो क्या होता है, वॉल टेम्परिंग क्या होती है। ठीक है, ऐसी चीज जो जनरली जो भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड है उसको पता होगी, वो चीज। दूसरा, आप इसके कुछ करंट है। अब इसमें क्या कोई करंट अफेयर कोई सब्जेक्ट है? नहीं है। विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनको लेके कंट्रोवर्सी चलती है। गौतम गंभीर को लेके चलती है कंट्रोवर्सी कि क्या ये नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेल पाएंगे, क्या गंभीर को टेस्ट कोच से हटा देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट में हमारा परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है। ठीक है, तो आपको इन पे भी अपने व्यू रखने हैं। ये तो क्रिकेट का हुआ, और भी इसमें ग्रिल कर सकते हैं। बात है कि आप अगर अपनी हॉबीज बता रहे हो तो उसको अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो लास्ट है वो उसका यूज, कि आप इससे क्या सीखते हो, और वो प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में आप कल को अगर कुछ बन जाते हैं तो कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, आपकी हॉबीज का कुछ यूज तो होना चाहिए ना, क्योंकि जनरली जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे तो लोग अपनी हॉबी को ही परस्यू करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, तो फ्रस्ट्रेशन में आप वो काम नहीं करोगे जो आप मतलब चाहते हो करना लेकिन बेमन से कर रहे हो। जो आपको इंटरेस्ट का है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, मैच देखना पसंद है, आप युवराज सिंह के 6 सिक्सेस उसी को देखते हो, तो वो आपकी एक्चुअल में हॉबी है, वो आपको थोड़ा अच्छा लगता है, उसी का यूज आपको देखना है। अब इसका यूज कैसे देखना है? तो यूज भी कैसा, प्रशासन के हिसाब से। अब जहाँ प्रशासन आए, तो प्रशासन में आपकी कुछ भी क्वालिटी अगर उन्हें जज करनी है, आंसर आपके पास होगा नहीं, एकदम से कहाँ से सोचोगे। तो सबसे बढ़िया तो मेरे हिसाब से रहेगा, आपने नोलान याद किया हुआ है, नोलान कमेटी की रिकमेंडेशन क्या है? हाँ सोयल, SOOIL, ऐसे ही है ना। हार्मनी मीन्स होनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, और आपका ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, लीडरशिप, सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, लीडरशिप स्किल, और ये क्या है आपका सोयल, L, I से है इंटीग्रिटी। अब ये आपने एग्जामिनर को नहीं बतानी है, अपने दिमाग में। अभी मैं आपको बताऊंगा, जब आपके सामने डिलेमा रखा जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि आप हो, आपके पेरेंट्स की थोड़ी तबीयत खराब है, आपको लेकिन प्रशासन का एक ज़रूरी काम है, आज कोई मीटिंग है वो अटेंड करनी है, तो आप किस तरीके से मैनेज करोगे। या फिर आप कहीं पे लैंड
एलोकेट कर रहे हो, वहाँ पे आपका भाई है, कोई रिश्तेदार है, वो भी टेंडरिंग में है या बिडिंग में है, तो आप किस तरह से मीन्स आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, और वो किसी भी तरीके से डीएसपी बना के अलग अलग तरीके से। आप सपोज दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं, उसको मैं तभी डिस्कस करूंगा, अभी फिलहाल टॉपिक से नहीं भटकते हैं। आपको अगर कुछ पूछा जाए कि आप इसको कैसे देखते हो या फिर कैसे आप इसको प्रशासन में यूज करोगे, तो प्रशासन में यूज करना है तो आप अकाउंटेबिलिटी, सेल्फनेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, लीडरशिप, इंटीग्रिटी, इनसे बैक ऑफ द माइंड कनेक्ट करना। कैसे कि सपोज मैं क्रिकेट ही देखता हूँ, तो क्रिकेट से क्या है कि मुझे एक जो सेल्फलेसनेस है उसका एहसास होता है कि कुछ क्रिकेटर, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हैं, उनका लास्ट मैच है या फिर आज अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वो हो सकता है ड्रॉप हो जाएंगे नेक्स्ट जो भी आपका गेम होगा, तो फिर भी उन्हें पता है कि यार टीम को अच्छा स्कोर करने के लिए मुझे तेज खेलना पड़ेगा, लेकिन तेज खेलूंगा तो मैं आउट भी हो जाऊंगा, आउट हुआ तो फिर नेक्स्ट मैच में ड्रॉप, और हो सकता है कभी टीम में सिलेक्शन ही ना हो, और स्लो खेलता हूं तो मेरी टीम को लॉस होगा, और हो सकता है हम उस टोटल तक नहीं पहुंच पाए, हम हार जाएंगे। तो ये एक डिलेमा है। उसके बाद भी जब आप खेलते हो, फियरलेस खेलते हो, जैसे वीरेंद्र सहवाग, ठीक, तब आपको लगता है कि हाँ यार ये सेल्फलेसनेस ऐसी प्रशासन में होनी चाहिए। आपके भी कभी ऐसे इंटरेस्ट होंगे जो टकराएंगे, लेकिन आप उन सबको मैनेज करके फिर भी प्रशासन का वो काम अच्छे से करोगे, और वही होती है सेल्फलेसनेस। आपको सेल्फ को ख़त्म करना है, तभी आप सच में जनता की सेवा कर पाओगे। यही भाव रखना है। अब इसको अपनी लैंग्वेज में आपने कैसे बोलना है आपको, आप अपने हिसाब से उसको देख लेना, ठीक है। फिर उसके आगे लीडरशिप। लीडरशिप स्किल हम सीखते हैं क्रिकेट से। हम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप स्किल, क्योंकि एक अच्छा लीडर 11 लोगों को मैनेज करना इजी नहीं है, वो भी ऑन ग्राउंड, और उसमें भी बड़े बड़े प्लेयर हैं। अब धोनी है, धोनी की कैप्टनशिप में सचिन तेंदुलकर भी खेले हैं, और बड़े बड़े क्रिकेटर, शायद राहुल द्रविड़ भी खेले होंगे उस टाइम पे, तो ये सब खेले हैं जो उनसे बहुत एक्सपीरियंस है। एक तो क्रिकेट के गॉड ही हैं, आपको उनको ऑर्डर भी देना है, एक तरह से कमांड भी देनी है, और उनको बड़ा भी बना के रखना है, इंक्लूसिव रखना है। इस सब के लिए लीडरशिप स्किल चाहिए। तो उससे हम सीखते हैं कि जो अपने जूनियर हैं, जो सीनियर हैं, उन सब के बीच में कैसे ब्रिज बनना है, कैसे लीडरशिप स्किल दिखानी है, ठीक है। ऐसे आप इसको हर चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो। अब मैं क्रिकेट पे इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है वो पसंद नहीं हो, हॉबी नहीं हो उनकी, तो फालतू में क्यों इतना ये सब चल रहा है ना। अब उसके आगे, अब किसी की हो सकता है ये हॉबी नहीं है, ऐसा भी तो है, कुछ और हॉबी है, तो आपकी जो हॉबी है आपको प्रिपेयर करना है। ट्रैवलिंग है, तो आप ट्रैवलिंग से क्या सीखते हो, या फिर पहले तो आप कहाँ कहाँ गए हो उस जगह के बारे में पूछ सकते हैं, तो वही जगह बताना जिसका थोड़ा बहुत आइडिया हो। दूसरा, आप क्या सीखते हो, आप एक्सप्लोर करते हो इंडिया, उसकी जो कल्चर है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, आप उसको एक्सप्लोर करते हो, उसको सीखते हो, अलग अलग जगह जाते हो, वहाँ के कस्टम, फेयर, फेस्टिवल, उन सबको सीखते हो, अलग अलग फिजियोग्राफी देखते हो, पहाड़, प्लेन, कोस्टल इंडिया, आइलैंड इंडिया, ठीक है, उन सब से सीखते हो। एक सेंस ऑफ प्लेस भी होता है। मीन्स बात ये है कि आपको थोड़ा सा इसमें अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, और ट्रैवलिंग से ही टूरिज्म, टूरिज्म और टूरिज्म, कुछ टूरिज्म में ऐसा जो आपको लगता है कि एक चेंज आया है कि अब देखिए स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसके बारे में मीन्स आपको इस सेक्टर को अच्छे से पढ़ना है। क्रिकेट का ही ले लो, क्रिकेट में भी पूरा आगे तक जाना है, इधर ही नहीं छोड़ देना है। क्रिकेट में आपसे पूछने लगे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना सही है या नहीं है, तो आपको इस पर स्टैंड रखना है। क्या कि सपोज अभी लास्ट कुछ टाइम पहले जो हमारे कैप्टन थे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान से, तो वो सही था गलत था, उसको तैयार किया। उसके आगे आपसे अगर पूछा जाता है कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ ऐसी सीरीज खेलनी भी चाहिए या नहीं, तो अब आपको बहुत माइंडफुली याद रखना है कि क्या स्टैंड होना चाहिए।
उस स्टैंड से पीछे नहीं हटना है। जो भी स्टैंड हो आपका XYZ के, हाँ खेलना है तो ठीक है इसलिए खेलना है, नहीं खेलना है तो इसलिए नहीं खेलना है, ये अपना आंसर बनाना है, उसको फ्रेम कर लेना, ठीक है। हॉबीज, अब मैं किस किस हॉबी को ऐसे डिस्कस करूं, वो थोड़ा सा चैलेंज है कि क्या क्या ऐसे डिस्कस किया जाए। तो आप आराम से अपनी हॉबी तैयार करो, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ लेना, मैं उसमें आपको थोड़े और क्वेश्चन या फिर थोड़ा सा और उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको उसमें भी हेल्प हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हिंदी और इंग्लिश। अभी ये भी है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, आपका इंटरव्यू 80% हिंदी में ही रहेगा, 20% आपको परेशान करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको एक तरह से अनकंफर्टेबल करने के लिए होंगे। तो अगर आप कन्वीनियंट है या फिर कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में तो बोलना, नहीं आती तो सॉरी बोल के कि आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, और जिस भी लैंग्वेज में हो आप वाइस वर्सा आप उस पर स्विच कर जाना। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी में तो जवाब इंग्लिश में मत देना। हिंदी में पूछा है तो अगर आपकी हिंदी ठीक है, आप सही से बोलते हो या समझते हो, बोलते हो, लैंग्वेज का पेपर पास किया है, सब हिंदी मीडियम से ही है। हिंदी मीडियम मतलब एक हिंदी का जो हार्टलैंड है, हम वहीं से हैं सब लोग, तो सबको हिंदी आती है, ठीक है। तो हिंदी में ही जवाब देना अगर आपसे हिंदी में पूछा जाता है तब। इंग्लिश में पूछते हैं तो इंग्लिश में अगर आती है सही से, नहीं आती तो फिर हिंदी में आ जाना। तो जिस भी लैंग्वेज में आपसे पूछा जाए कोशिश करना कि उसी में जवाब देना है, और नहीं आती या नहीं बोल पा रहे हो सही से तो फिर स्विच करके अपनी दूसरी लैंग्वेज में आपसे पूछ रहा है हिंदी में, आप इंग्लिश में बोले जा रहे हो, वो भी थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि जो बैठे हैं पूछने वाले उनको दोनों लैंग्वेज आती है, कुछ आपसे पूछ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में बहुत प्रोफिशिएंट हैं या फिर बहुत अच्छी इंग्लिश है आपकी, उनकी इंग्लिश भी अच्छी है, वो भी चाहे तो पूछ सकते हैं। जिस तरीके से आपसे पूछा जाए कोशिश रखना कि आप उसी में आंसर दो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इक्वेलिटी। इक्वेलिटी, इसके लिए भी एक पेज छोड़ देना अपना, ठीक है। अब इक्वेलिटी मीन्स क्या? फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे ऐसा नहीं है कि सीरियस ही रहते हैं, मजाक भी करते हैं, बहुत मजाक करते हैं, और पूरे इंटरव्यू में कोई एक ऐसा होगा पैनलिस्ट जो आपसे कुछ हल्के फुल्के स्टाइल में बात करेगा। उदाहरण के लिए आपसे अगर कोई वो जोक ही क्रैक करते हैं या फिर आप सपोज पूछ लेते हैं, इसमें कुछ भी जोक क्रैक करते हैं तो आपको नहीं हंसना है, थोड़ा बहुत स्माइल करके बस बैठ जाना। ऐसा नहीं कि वो खूब अच्छे से हंस रहे हैं और आप भी फिर उनके साथ साथ हंसने लगो, ठीक है, क्योंकि आप इक्वल नहीं हो। आपको उस पद की जो पूछ रहे हैं, उस चेयर की उतनी रिस्पेक्ट रखनी है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रेंड से पूछा था शादी के ऊपर ही, ठीक है, शादी हो गई थी उनकी, तो फिर पूछा कि क्या प्रॉब्लम रहती है शादी में, तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो फिर उन्होंने और आगे बढ़ाया, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं रहती? बोला यार हमारी तो बहुत प्रॉब्लम रहती है, ये ऐसे ऐसे परेशान करती है, वो वैसे वैसे परेशान करती है या करता है, जो भी है, बनती नहीं है बिल्कुल, बोलते नहीं है हम आपस में, जीना मुश्किल हो गया है, क्यों ही की अभी कभी लगता है। तो वो आपस में थोड़ा बहुत हंसते हैं, आपसे भी वो थोड़ा मजा लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत होना, थोड़ा बहुत मुस्कुरा के स्माइल करके बैठ जाना शांति से। ऐसा नहीं उनके साथ हंसने लगे, क्योंकि वो आपस में पूरा दिन उनको हो जाता है, सुबह से शाम तक 4 बजे तक चलता है आपका, तो वो आपस में अगर कुछ ऐसा माहौल बना रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है, इतना भी नहीं है कि आपको ट्रैप करने के लिए बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपकी, आप कोई धुरंधर से वहाँ आए हुए हो और इसलिए आपको इतना परेशान किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। कुछ है एक बेसिक एटिकेट्स हैं, उसको आपको थोड़ा सा फॉलो करना है। मैरिड हो तो उस पर भी मीन्स ये दोनों चीज़ पूछी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरीके से कुछ और जोक भी आपसे क्रैक किया जाए
तो आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। बात ये है, आप अनमैरिड हो तो पूछ लेंगे कि इतने साल हो गए हैं, शादी क्यों नहीं की, क्या बात है, आपको नहीं लगता कि आपने अपना एक ब्यूटीफुल टाइम वेस्ट कर दिया, अच्छा कॉलेज में तो रही होगी या रहा होगा, इस तरीके से आपको मज़े मज़े में वो बात करते हैं। उसमें ज़्यादा हंसना नहीं है, बस ठीक है, जो एक डिसेंट आंसर दे के निकलना है, जो भी आपको बोलना है वो बोल के शांत हो जाना। उसके ऊपर वो कुछ जोक भी मारे तो कोई टिप्पणी नहीं, है ना। तो सपोज ऐसे ही जैसे अभी आज ही का केस है, वो मंत्री के शायद हस्बैंड हैं आपके, उत्तराखंड के ही हैं, तो वो कुछ बोलते हैं कि बिहार से 25,000 में 30,000 में लड़की ले आएंगे, हम आपकी शादी करा देंगे, और शादी क्यों नहीं की, आपने जवानी बर्बाद कर दी है अपनी। तो इस तरीके से अगर वो आप पे कुछ ऐसा लगे कि कमेंट भी कर रहे हैं, तो उसे दिल से नहीं लेना कि हाँ यार मैंने नहीं नहीं सर मैंने जवानी बर्बाद नहीं की है, मैं इस तपस्या में लग रहा था इसलिए लग रहा था, वो सब समझते हैं, मत उसमें कमेंट में जाना और मत उलझना उसमें, ठीक है, सुन लेना और चुप हो जाना शांति से, ठीक। तो एक इक्वालिटी वाली बात, अब इसमें आपका ठीक ठाक टाइम चला जाएगा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप चाहो तो अपने हिसाब से मोल्ड करके इंटरव्यू आपके हिसाब से भी चल सकता है। फॉर एग्जांपल आप अपना कुछ ऐसा बैकग्राउंड या फिर बात बात में आप कुछ ऐसा क्लू छोड़ के चले जाओ जिसपे वो बात कर लें आपसे और लंबी बात कर सके। आपका प्रीफरेंस, वरीयता, आप ज़्यादातर लोगों ने एसडीएम भरा होगा, दूसरा डीवाईएसपी, ठीक। फिर उसके बाद जिसकी जो भी प्रेफरेंस है, तो एक तो ये सवाल, दूसरा किसी ने सपोज आपने जीएसटी वाला भरा है, जीएसटी, ठीक, किसी सेल टैक्स और आपका एफओ फिनेंस ऑफिसर, इस तरीके से जो भी आपकी प्रेफरेंस है, डीएसपी को छोड़ के अगर आपने कुछ भरा है तो आप इस पे सवाल तैयार रखना। कैसे? पहला जो बेसिक है कि एसडीएम का क्या रोल है, आपको पता होना चाहिए। डीएसपी का क्या रोल है, क्या लॉ एंड ऑर्डर में वो हेल्प करता है, क्या क्या उसके पास पावर होती है, क्या उसके चैलेंजेस हैं, और पुलिस रिफॉर्म पे आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक। अभी जैसे आपने देखा यूपी में गाजियाबाद का एक वीडियो है, और उस वीडियो में क्या है, पुलिस वाले हैं, यूपी पुलिस है, वो आर्मी के साथ वहां पे ऐसे फ्लैग मार्च करते हुए जा रहे हैं, और कुछ ऐसी छोटी छोटी बस्तियां हैं, उन बस्ती में वो किसी से बुला के पूछते हैं कि आप इधर आइए, वो आते हैं, बोले आप रोहिंग्या हैं, बोले नहीं सर, बोले बांग्लादेश से आए हो, बोला, तो वो थोड़ा शांत हो जाता है, बोले अरे लाओ लो मशीन लेके आओ, मशीन लेके आओ, अभी पकड़ते हैं इसको। अब वो मशीन कोई कार्ड सा लगाते हैं और फिर बोलते हैं कि देखिए मशीन तो ये टू टू बोल रही है, आप कैसे झूठ बोल रहे हो, तो पूरा उसको दबा लेते हैं। मतलब ये तरीका है पुलिस का अपने काम करने का। तो आप इन सब जो भी न्यूज़ चल रही है पुलिस से रिगार्डिंग, आप उस पर अच्छे से तैयार रखना, है ना, सही है गलत है, नैतिक है अनैतिक है। और पुलिस रिफॉर्म, प्रकाश सिंह का जो केस था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, और बहुत सारे इस पे कमीशन भी बैठे हैं, अभी जो भारतीय न्याय संहिताएं हैं उसके बारे में भी, मीन्स थोड़े थोड़े एक एक दो दो तीन तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या है बेसिक बेसिक, अगर आपकी प्रेफरेंस ये है तो। दूसरा, सेम एसडीएम के साथ इसका क्या रोल है, ये है, ठीक है, ये आपने तैयार किया। अब इसके बाद जो सबसे टफ क्वेश्चन है, और जो सदियों से या फिर जब से सर्विसेज है चला आ रहा है, इसका आंसर सब एक ही तरीके से देते हैं, और उसके बाद करप्शन भी वो लोग करते हैं। क्या है, आप एसडीएम या डीएसपी क्यों बनना चाहते हो? पहली चीज, इसका कोई भी ऑनेस्ट आंसर देता ही नहीं है, मीन्स 90% या 95% लोग झूठ ही बोलते हैं, ये उन्हें भी पता है, ठीक है, क्योंकि अगर उनका कभी सिलेक्शन हुआ होगा वो भी इस झूठ को बोल के आए होंगे। ऑल्दो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, फिर भी ज्यादातर यार केस तो देखो आप, अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अब सोशल मीडिया इतनी अवेयर है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी इतनी जल्दी फिक्स करती है कि आपका पूरा कैरियर खा जाती है। अभी आगरा का एक केस है, कोई शायद आईआरएस है वहाँ पे, उन्होंने किसी कंपनी पे वहाँ पे कोई लोहा भंडार करके या फिर कुछ है नाम, उस पर छापा मारा, और वहाँ से सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो कट्टे में भर के ले गए। अब जो केस बन रहा था उन पे, वो लगभग 13 साढ़े 13 करोड़ की टैक्स चोरी का बनता था।
अब उसमें करेंगे क्या, जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने 70 लाख की या शायद 1.5 करोड़ की मांगी थी, उसके बाद सेटलमेंट हुआ 70 लाख पे आके कि 70 लाख मिल जाएंगे आपको, आप छोड़ देना। तो जब वो डिलीवरी उसकी लेने गए तो सीबीआई उनके पीछे लग गई और वो पकड़ी गई। तो बात ये है कि एसडीएम या फिर पब्लिक सर्विसेज में अब स्क्रूटनी इतनी हाई है, आप सपोज अभी बन भी जाते हो तो 1 साल बाद 2 साल बाद आपकी एक सही तरीके से ज्वाइनिंग होगी और आपको पता चलेगा कि डिपार्टमेंट कैसे लूटना है ना। क्योंकि सैलरी किसको पता है, आप मुझे बताइए एसडीएम की सैलरी कितनी है। पैसे और पावर के लिए ही सर्विस में आना चाहते हैं, ये गलत भी नहीं है भाई, सब लोग ऐसे ही आते हैं, वरना क्यों इतना करप्शन है। और करप्शन नहीं करोगे तो आप वैसे पकड़े जाओगे, है ना। अब जो भी पकड़ी गई हैं वो ऐसे थोड़ी वही करप्शन कर रही हैं, सब करप्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ अनबन रही होगी किसी ऊपर के स्टाफ से या नीचे किसी दोस्त ने कर दी विसिल ब्लो, ठीक है। तो आपको सैलरी वगैरह एक बार देख लेना, क्या वेतन है, कितना भत्ता है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि ईमानदारी से आपको यही मिलेगा, बाकी जो अपने हिसाब जोड़ रखा है वो सब दूसरे तरीके से है, ठीक है। तो इस पे भी ध्यान रखना। और इसकी क्या काम है, क्या फंक्शन है, 5-6 फंक्शन। और आपको जब डिलेमा में वो फंसाएंगे ना, कुछ स्पेशल पावर एसडीएम की या डीएसपी की, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर, आप उन सब की लिस्ट बना लेना, ज़्यादा नहीं, एक पेज पे आप इसको लिख लेना सबको, जो भी आपकी प्रेफरेंस है। और फिर उसके बाद जब आपसे वो केस स्टडी में आपको फंसाएंगे, सपोज आप कहीं पे हो, कहीं पे त्रासदी आई हुई है या फिर लैंडस्लाइड हुआ हुआ है, अब आप आज जैसे वहाँ के लिए निकल रहे हो, आपको घटना स्थल पे पहुँचना है, आपको जस्ट पता चला आपकी उधर वाइफ की तबीयत खराब है, ठीक है। तो अब ऐसे टाइम में आप क्या करोगे, या फिर आपके हस्बैंड की, आपके बच्चे की, किसी भी नियर एंड डियर की तबीयत खराब है, पेरेंट्स की तबीयत खराब है, आपको जस्ट अभी निकलना है उस घटना स्थल पे जहाँ पे त्रासदी हुई है, कोई लैंडस्लाइड हुई है। आपको भाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी बैलेंस रखना है, रूल और रोल दोनों की जो डिबेट है, मीन्स एंड, ये सब चीज़ें यहाँ पे आके आपको फंसाएगा। तो आपको ना पहली चीज़ तो इनका काम क्या होता है वो तैयार रखना है, उस काम के बेस पे ही फिर आप ऑल्टरनेटिव सुझा सकते हो। सपोज बहुत टाइम पहले किसी से पूछा गया कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो, ठीक, आपको पता चला है कि एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई है और रेल पलट गई है, पूरी पूरी ट्रेन पलट गई है। तो अब आप इमीडिएटली क्या करोगे, आपकी वाइफ है, वो प्रेग्नेंट है, आपको उसको हॉस्पिटल लेके जाने वाले थे आप, लेकिन सडनली आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली, एज ए डीएम आप क्या करोगे। तो आप ऐसे नहीं 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 मैं उसको छोड़ के वहाँ चला जाऊँगा, अरे पहले फ़ोन पे बात की जाएगी। इसकी मैं आपको देखिए, चलिए केस स्टडी में ही बताऊँ तो ज़्यादा बेटर है। फिर भी पहली चीज़ इस तरह से आपको फंसाया जाए तो सिंपल आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशू, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको इशू क्या है। दूसरा, जो भी चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक। चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया, अब आप उसके रिजोल्यूशन पे जाओगे कि कैसे इसको मुझे लेयर बाय लेयर, पहले ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से करना है और इससे मैं ये चीज़ें अपहोल्ड कर पाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा ये ट्रिक। किसी को अगर अभी थोड़ा सा लगता ही है यार, सबको डर लगता है कि यार बाकी सबका ठीक है, इन्फॉर्मेशन नॉलेज वो सब मैनेज कर लेंगे, कुछ उन्होंने वहां पे ऐसे फंसे हैं, उसके बाद आंसर नहीं बना, तब क्या करेंगे, क्योंकि केस स्टडी में वो सच में आपको जज करते हैं, यहाँ से ही तो आपका जजमेंट होगा। बाकी तो आपको जो पढ़ा है आपने बता दिया, यहाँ पे आपको रियल टाइम में सोचना भी है, बताना भी है अच्छे से, और ऐसे बताना है कि वो कन्विंस हो जाए सामने वाला। तो मैं आपको उसके पूरे सिस्टम बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। दिमाग में वो 6 पॉइंट 7 पॉइंट रखना, उसको अच्छे से रट लेना और उस क्रोनोलॉजी में बताते चलना उसको कि पहले ये चीज़, जैसे ट्रेन वाले में ही देख लो, तो भाई आइडेंटिफाई करना है, पहले फ़ोन करके कंफर्म किया जाएगा कि ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ हुआ है, क्या वो मालगाड़ी है या फिर पैसेंजर है। अगर मालगाड़ी है
तब तो ठीक है, मैं अपने सबऑर्डिनेट को भेज के वहाँ पे तत्काल जो भी सहायता है वो कराई जाएगी, और मैं उतने टाइम में अपनी बीवी को या मिसिस को वहाँ पे जहाँ भी हॉस्पिटल में छोड़ना है या फिर जो भी केयर के लिए कुछ भी मुझे उपाय करने हैं वो मैं कर सकता हूँ। ठीक। अब आप सिंपली पहले दिमाग में ट्रेन बोला तो आपको लगा कि यार पैसेंजर या फिर जिसमें यात्री सवार है वो पलट गई है। आपने क्यों सोच लिया? आप आइडेंटिफाई करो ना, है ना। हो सकता है कोई खाली ट्रेन जा रही हो बिल्कुल, वो पलट गई हो, तो पहले आइडेंटिफिकेशन, उससे रियल प्रॉब्लम आपको पता लगेगी। कई बार तो सॉल्यूशन यहीं से हो जाएगा आपका। दूसरी बात, तो आप पहले आइडेंटिफाई करोगे कि अच्छा वो पैसेंजर तो नहीं है या फिर मालगाड़ी तो नहीं है, माल और कोई खाली गाड़ी तो नहीं जा रही थी कहीं। खाली वैसे उतनी चलती नहीं है, फिर भी जैसे कहीं पे कोयला उतारना है, वहाँ से कुछ टाइम के लिए वो अनलोड करके आ रही हो तो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके की गाड़ी हो, पहले आपने आइडेंटिफाई किया, फिर उसके चैलेंजेस क्या है कि किस लोकेशन पे है, वहाँ का क्या टेरेन है, क्या वो हमारी जो बाउंड्री है या किस किस डिपार्टमेंट के तहत आती है, तो उन सबको मतलब इस पे बात की जाएगी आपसे। ये आपको एक एग्जांपल दिया कि आपको ये जो पावर होंगी ना एसडीएम की या फिर डीवाईएसपी की, आप अगर इसको सेलेक्ट करते हो तो इसकी, ठीक है, इन सब की पहले आपको ये पावर इसकी देखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो देखना है। कुछ क्या आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, जैसे ये केस बहुत चलता है कि एक महिला है और वो बहुत बूढ़ी है, उसके पास कुछ ऐसा जीवन यापन करने के लिए नहीं है, वो आपके पास आती है कि मुझे इस सरकारी योजना का हेल्प चाहिए। तो आप क्या करोगे? आपको पता है गरीब है, वंचित है, उसको हेल्प मिलनी चाहिए, लेकिन आपका रूल मना करता है, तो अब आप क्या करोगे? तो इसमें ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मैं अपनी जेब से या फिर किसी और तरीके से उसको हेल्प कर सकता हूँ। अगर कहीं रूल में फ्लेक्सिबिलिटी है तब तो आप हेल्प कर सकते हो। रूल में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप हेल्प नहीं कर सकते हो, कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशन दे सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली वो सस्टेन कर ही नहीं पाएगी। सपोज कोई एक आया, आपने उसकी हेल्प कर दी, चाहे वो अपनी पॉकेट से की हो या किसी सरकार के किसी भी और लोग से आपने रिक्वेस्ट करके कर ली हो। अब 10 आए, 20 आए, 100 आए, तो तब आप क्या करोगे? भाई गरीब परेशान तो सब इक्वली हैं, वो भी हैं, तब आप क्या करोगे? या फिर उससे भी ज़्यादा कोई गरीब आ गया, तब क्या करोगे? कोई ट्रांसजेंडर है, कोई मीन्स ऑर्फन है, किसी के कोई फिजिकली चैलेंज्ड है या फिर दिव्यांग है, तो वो तो और ज़्यादा वल्नरेबल है, अब आप क्या करोगे? तो उन सबको ऐसा नहीं है कि आप सिंपली, आपको लग रहा है आपने कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशन दिखा दिया। पहले आप देखोगे कि आपके पास क्या डिस्क्रिशनरी पावर है, क्या आप उसमें कुछ कर सकते हो, क्या रूल कुछ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। नहीं करता है तो मैं कुछ भी करूं वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होगा। तत्काल हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं होगा, इसलिए सॉल्यूशन वही देना जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो, बायबल हो और सब लोग उसको लगभग कर पाए। ऐसा नहीं सिर्फ आपने कर लिया, आप इतने दयालु हो, कृपालु हो, कंपैशन है, सिंपैथी है, एम्पैथी है, ये थिक्स की बातें हैं। रियल लाइफ में बहुत चैलेंज है, ठीक है। चलिए, अब ये जो आपका जीएसटी वाला या फिर एफओ वाला, आपने इसको प्रेफरेंस क्यों दी है? पहली चीज, आप ये क्यों नहीं बनना चाहते हो, ठीक है, उसका कंपैरिजन यही क्यों चाहते हो, इसका रोल क्या है, और फिर इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। ये होता है आपका। अब इसमें आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बचता है। अच्छा, इंट्रो से पहले जब अपनी लेयर यहां तक चल ही रही है तो आपसे थोड़ी सी बात करंट अफेयर पे, कि आपसे करंट के इशू भी पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा, एक तो एजुकेशन में आपने जो भी कुछ किया होगा, आपकी अचीवमेंट्स होगी, सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब मुझसे आप पूछो, मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो मीन्स अब साइन कोस थीटा उसका भी मुझे नहीं पता है, उसकी कितनी वैल्यू थी, जबकि मैंने उसी फील्ड से अपनी ग्रेजुएशन की है, बट नहीं पता है, अब वैल्यू ही नहीं पता है, क्या करे, ठीक है। तो एकेडमिक बैकग्राउंड अगर आपका सही है, थोड़ा बहुत
टच में हो तो देख लेना, और ज़्यादा नहीं है तो इतना लोड इस पे लेके जाना नहीं, ठीक है, क्योंकि कितना कवर कर लोगे आप। मुझे ही अगर सपोज रिवाइज करना हो तो मैं फिजिक्स कितनी रिवाइज करूँगा, बेसिक बेसिक चीज़ें। ये है कि आपको जो भी लिमिटेड नॉलेज है समझ बोल लीजिए, और जो कुछ भी है सब लिमिटेड है, उसके बेस पे मैं चाहता हूँ कि आपकी कुछ हेल्प हो पाए, है ना। भटकाना नहीं है आपको, आपको इससे किसी भी चीज़ से आपको लगता है कि यार ये सही नहीं है मेरे हिसाब से, छोड़ देना उसको, कुछ कुछ उसमें जाएगा थोड़ी ना। और लगता है सही है तो एक पेज पे लिख लेना एजुकेशन और उसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो एजुकेशन बैकग्राउंड। दूसरा, उत्तराखंड का एक अच्छी नॉलेज। अब इसमें ये नहीं बोलूँगा कि उत्तराखंड का करंट अफेयर, करंट तो उत्तराखंड का ऑब्वियसली पता रखना ही है, लेकिन एक समझ उत्तराखंड की आपको रखनी है, ठीक है। गढ़वाल, कुमाऊँ, इसके बाद इसकी पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, ज्योग्राफी आपको रखना है। देखिए ये तो आपको मस्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो लगभग इसी पे फोकस रखा जाता है। उत्तराखंड में क्या मेजर चैलेंजेस हैं, क्या सॉल्यूशन है, आप क्या सॉल्यूशन करोगे। आप वहाँ पे पोस्टेड हो, वहाँ की तो आप जानते ही हो टोपोग्राफी कैसी है, कैसे आप ऑल वेदर चीज़ें वहाँ तक प्रोवाइड करा पाओगे लोगों को, कैसे गवर्नेंस को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना पाओगे। तो आप इन सब चीज़ों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। इसमें तो आपको 10 दिन भी देने पड़े हैं उससे ज़्यादा, तो आप दे देना, ठीक है। 10 नहीं, 10, 5, 7 जितने भी देने हैं, ठीक है। इसको तो पढ़ना है अच्छे से। तीसरा, नेशनल लेवल का करंट अफेयर। फॉर एग्जांपल अभी SIR चल रहा है, ठीक है। SIR है, और भी जो रिसेंट की न्यूज़ है कुछ। अभी सपोज आपका जब इलेक्शन हो, वो सॉरी इलेक्शन बोलो, इंटरव्यू होगा तो उस टाइम तक शायद बजट आ जाएगा। तो बजट में क्या अनाउंसमेंट हुए हैं, किस सेक्टर पे सरकार का फोकस है, आप कुछ 2, 4, 5 लाइन में क्या बजट को समराइज कर सकते हो, ठीक है। उन सब पे थोड़ी सी पकड़, ये स्टेट का या फिर नेशनल का करंट अफेयर है। और देन आपका चलता है इंटरनेशनल करंट अफेयर। इंटरनेशनल में जैसे बांग्लादेश का भी क्राइसिस है, बांग्लादेश का, और फिर उसको पूरा कनेक्ट करके देखना कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब फेल्ड स्टेट से हम घिर चुके हैं। तो अब आपको क्या आगे दिखता है, या फिर इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, ट्रम्प से क्या चल रहा है, टैरिफ वॉर क्या है, रशिया अभी यहाँ पे विजिट करके गया है, उसका क्या आउटकम होंगे, क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो एक हल्की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर पे भी रखनी चाहिए। अभी सपोज US में ही जोहरान ममदानी उनका नाम है, न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं, तो उन्होंने एक लेटर लिखा है इंडिया की जो जेल में बंद है, क्या नाम है उनका, ठीक है, कुछ पता नहीं, NSA के तहत वो बंद है, तो उनको कुछ लेटर लिखा है। तो क्या ये हमारी जो सोवरेनिटी है उसमें इंटरफेरेंस नहीं माना जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा सा अपने जो भी सोर्स है आपकी इन्फॉर्मेशन का, करंट अफेयर का, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि वो छोटी छोटी खबरें नहीं पूछेंगे आपसे, रोज़ अखबार में ढूंढने मत बैठना, बड़ी बड़ी चीज़ें, और उस पर एक अच्छा पर्सपेक्टिव, हाँ या ना वाला जवाब नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हो, और उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक। अब आता है आपका आंसर, कि आंसर फिर कितनी, ऐसा है सपोज आपसे पूछा जाता है किसी भी चीज़ के लिए, तो कितना बड़ा आंसर देना है, कितना छोटा तो नहीं रखना है, या फिर ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। तो 5-6 लाइन में, ठीक है, 4-5 पॉइंट आपने बोले, उतने एक सफिशिएंट रहते हैं, ठीक है। उसमें आप ना ज़्यादा बोल रहे हो ना कम है, और जो भी आपको आर्टिकुलेट करना है, वो जो भी आपका मैसेज है वो कन्वे हो जाएगा, ठीक है। ये बात रहती है। और आपका बचता है केस स्टडी लास्ट। केस पे आपको फंसाएगा, ठीक है, वो नहीं फंसाएगा, वो फंसाएंगे, सॉरी। असल में ये ऐसा नहीं कि आपसे सबसे ये पूछा जाएगा, लेकिन इस पे तो आपको प्रिपेयर होके ही जाना है, क्योंकि ये सिचुएशनल है। ये ऐसा नहीं है कि आप
हाँ सॉरी बोल के निकल जाओगे कि सर सॉरी सर मुझे नहीं पता। इस पे तो आपको जवाब देना ही है। और क्या जवाब देना है उस पे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जनरली क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ही रहते हैं। और दूसरे रहेंगे डिलेमा के। डिलेमा कब आता है कि जब दो ऑप्शन आपके पास है और दोनों इक्वली करेक्ट है या फिर दो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, उनमें से आपको एक चूज करना पड़े, तब आपके पास एथिकल डिलेमा का इशू आता है। अब इसमें आप क्या करोगे? तो जो इथिक्स में आपने लिखा है वो वाला आंसर नहीं, वो तो आपने क्या लिखा है, किसने कॉपी चेक की है, किसने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उसके बारे में नहीं। आपको यहाँ पे कन्वे करना है मैसेज, ठीक बोलना है, और ऐसे बोलना है कि कम से कम वो कन्विंस हो जाए कि हाँ यार ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा सॉल्यूशन दिया है, लेकिन जो बात बोली है वो ठीक ठीक ही है, कुछ ऐसा ज़्यादा गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नो सॉरी, सॉरी का स्कोप यहाँ है ही नहीं, ठीक है। तो ये रहता है आपका। अब इस पे मैं टॉपिक वाइज आपको, सपोज आप इस पे 4-5 पेज रिजर्व रखना, मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि इस तरह के केस आएंगे, तो इसमें क्या दिमाग में क्या सोचना है, बैक ऑफ द माइंड, और उस पर प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कर करके आप जो भी पूछा जाएगा एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क होगा कि इस फ्रेमवर्क से मुझे आंसर देना है, और बना लोगे आराम से, उसमें कुछ परेशानी नहीं होगी। अभी थोड़ा पेशेंस रखना, एक ये चीज़। दूसरा, एक कॉपी आपको बनानी है, कहाँ पर है ये, ठीक है। इस कॉपी में आपने एक पेज रखा अपना किसी इंट्रो के लिए, हॉबीज़ के लिए, ठीक है। बाकी ये जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हैं 6, 7, 8 हो जाएंगे आपके शायद ये, ठीक है। तो आपको इस पे थोड़ा सा एक एक 2-2 पेज रखने हैं, और उस पर रोज लिखते चलो कुछ ना कुछ, या फिर एक दिन में आप एक टॉपिक तैयार करो, सारी डायमेंशन से उसको तैयार कर लो, और जितना भी आपको टाइम लग रहा है उसकी एक डेडलाइन रख लो कि इस डेट तक 20 जनवरी तक मुझे ये सारा पूरा करना है। फिर आप जो भी प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करना, मॉक्स देने हैं तो मॉक्स भी देना, आप 2 से 3, ज़्यादा मत देना है ना फालतू में फिर, क्योंकि आप लिटरली बता रहा हूँ, अभी आप मॉक्स देकर आना, और जब आप एक्चुअल इंटरव्यू देके बाहर निकलोगे तो आपको ज़मीन आसमान का भी नहीं तो कम से कम इंटरव्यू में 80% का डिफरेंस दिखेगा कि यार वहाँ पे क्या चीज़ थी और यहाँ एकदम उल्टा है उसके। तो उसके लिए तैयार रहना। ऐसा नहीं है कि जो आपसे यहाँ मॉक्स में पूछा जाएगा वो वहाँ बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो कॉमन रहते हैं, आपसे हॉबीज़ का यहाँ पूछ रहे हैं, हॉबीज़ का वहाँ पूछ लिया, तो आप क्लेम थोड़ी करोगे कि देखिए हॉबीज़ का क्वेश्चन रिपीट हो गया। अरे वो रिपीट नहीं हुआ है, वो पूछना वही चीज़ है पूछने के लिए। तो आपको जब आप इंटरव्यू देकर बाहर आओगे तब मेरी इस बात को याद रखना, और तब ही इसमें जो भी आपको कमेंट करना है तब कमेंट करना कि वो सही थी या नहीं थी। बाकी आपकी कुछ क्वेरी है, कुछ इसमें मिसिंग हो, कोई और चीज़ जो आप पूछना चाहते हो, अगर वो आपको पूछना है तो आप या तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, आप इसके कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, और बाकी चलिए आपसे बात करते हैं विद टाइम। थैंक यू।